नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है तकनीक पे आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है पहुंच तकनीक की। और आज तकनीक से जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं फेफड़ों के सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले एडवांस तकनीक के विषय में। और आज इस खास विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि रंजन कुमार, कंसल्टेंट थोरैसिक एंड रोबोटिक सर्जन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं फेफड़ों की सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक के विषय में। इस विषय पे कैसे काम कर रहे हैं सर? हाँ, जैसा आपने बताया, मैं थोरैसिक सर्जन हूँ जी। और थोरैसिक एवं रोबोटिक सर्जन हूँ। मैं अभी पिछले 7-8 सालों से लगभग थोरैसिक और रोबोटिक सर्जरी पे ही मुख्यतः काम कर रहा हूँ जी। इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, जिसके विषय में बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और ये एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, मतलब कंटिन्यूसली न्यू टेक्निक्स इसमें आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने अपना एमएसएच मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में किया है एम्स दिल्ली से, और कुल 8 साल का एक्सपीरियंस आप होल्ड कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ऐसे पारंपरिक विधि हैं सर्जरी और एडवांस तकनीक के जो विषय में बात करते हैं, तो क्या ऐसा खास अंतर है इन दोनों में और इसको कैसे समझ सकते हैं सर? चेस्ट सर्जरी में जो पारंपरिक तकनीक थी उसमें है कि सर्जरी करने के लिए हम लोगों का जो एक्सेस था, जो रूट था, वो डिफरेंट था। पहले हम पूरा चीरा लगा के, यानी कि कट करके, चेस्ट वॉल को कट करके चेस्ट के अंदर जाते थे जी। एंड वो काफ़ी बड़ी इंसिजन होती थी, ऑलमोस्ट आधा चेस्ट पूरा खोलना पड़ता था। उसके बाद अंदर जाके जो भी सर्जरी करनी पड़ती थी, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो या कैंसर की वजह से हो, और वो पूरी पेनफुल प्रोसीजर होता था। सर्जरी के बाद भी मरीजों को कई दिनों तक चलने में, उठने में, बैठने में तकलीफ़ होती थी। हॉस्पिटल स्टे बहुत लंबा होता था और सर्जरी के बाद भी जो पेन है वो बहुत ज़्यादा होता था। तो रूटीन एक्टिविटी में रिटर्न होने में काफ़ी समय लगता था उन्हें, जो ऑफिस गोइंग है या घर के भी काम कर रहे हैं, उन्हें नॉर्मल एक्टिविटीज़ दोबारा स्टार्ट करने में काफ़ी समय लगता था। बट अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, जिसे हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं या मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं, उसके मुख्यतः 2 मेथड्स हैं। वन इज़ VATS, Video Assisted Thoracic Surgery. Other is called Robotic Assisted Thoracic Surgery, where a robot assists the surgeon in doing the surgery. इसमें मुख्यतः हम लोग एक छोटी सी चीरा लगाते हैं जी। कई दफ़ा ज़रूरत पड़ने पे एक और छोटा सा 1 सेंटीमीटर से भी छोटी इंसिजन लगा के जाते हैं। तो बिल्कुल छोटा, मतलब 1 से 1.5 सेंटीमीटर के चीरे के साथ हम लोग चेस्ट के अंदर चले जाते हैं। उसमें एक कैमरा होता है और वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे। उसे सर्जरी बहुत ही आराम से छोटे से इंसिजन से हो जाता है, पूरे चीरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सर्जरी के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम या कई स्टडीज़ में पाया गया कि उनसे बेटर भी होता है। तो इसमें बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर करता है, अपने एक्टिविटीज़ को, नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, ऑफिस या व्हाटएवर एक्टिविटी, जो भी वो एक्टिविटी करता है उसमें वो बहुत जल्दी वापस जा सकता है, और पेन बहुत ही कम होता है। एंड सेकेंड इज़ कॉस्मेसिस। बिल्कुल। किसी को भी इतना बड़ा चीरा लगा हुआ होता है तो वो थोड़ा कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं मानता है पेशेंट, और हमारी सोसाइटी भी ऐसी है कि एंड पेशेंट को साइकोलॉजिकली भी लगता रहता है कि इतना बड़ा सा चीरा है, कोई भी पूछ देता है कि ये क्या सर्जरी हुआ है, एंड इट लुक्स बैड। तो ये जो छोटा चीरा है वो वर्चुअली कुछ महीनों के बाद दिखाई भी नहीं पड़ता, और हमारा जो न्यू एक्सेस है बिल्कुल छोटा है, दैट इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो उसे पता भी नहीं चलता है कि इस पेशेंट में कुछ सर्जरी भी हुई है। जी बिल्कुल। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ, दैट्स अ रियल डिफरेंस जब हम बात करते हैं पारंपरिक तरीकों की और जो एडवांस मेथड है। जैसे कि आपने बताया रोबोटिक सर्जरी के विषय में, तो ये काम कैसे करता है और ये कैसे अलग है अगर हम बात करें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से सर? रोबोटिक सर्जरी एक लेटेस्ट एडवांस टेक्निक है। इसमें सर्जरी रोबोट नहीं करती है, रोबोट जस्ट एक्ट एज अ कमांड फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें हमारे हैंड से एक इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड होता है और रोबोट के आर्म्स होते हैं, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट चेस्ट के अंदर चला जाता है जी। मतलब पेशेंट के छाती के अंदर इंस्ट्रूमेंट चली जाती है, और हम जैसे अपने हाथ को मूव करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट का टिप वैसे ही अंदर मूव करता है। साथ में एक कैमरा लगा होता है जिससे हमें दिखता रहता है कि अंदर क्या चल रहा है। और दूसरा रोबोट का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वो 3D विजन देता है जी।
अंदर का बिल्कुल रियल जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं वो फाइन डिटेल्स 3D HD 4K विजन में बिल्कुल क्लियर, अल्ट्रा क्लियर विजन में जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई पड़ता है और बहुत ही फाइन मूवमेंट्स करता है। जो वैट सर्जरी है उसमें जो डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है वो थोड़ी कम होती है, 4 डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं सर्जरी में कम होता है, और जो रोबोटिक सर्जरी होता है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऑफ फ्रीडम होता है, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इसे सर्जरी का प्रिसाइज नेचर, मतलब बहुत ही फाइन सर्जरी, बिल्कुल सटीक सर्जरी, रिस्क कम करने वाली सर्जरी, और जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हो और अर्ली रिकवरी हो और सेफ सर्जरी, जी ये एक रोबोट का बड़ा एडवांटेज है। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं फेफड़ों की सर्जरी के विषय में, एडवांस तकनीक जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 सर, बात करें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की, तो ये क्या होता है, ये काम कैसे करता है? मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जैसा मैंने बताया जी, इसका टर्मिनोलॉजी मिनिमल इन्वेजिव या मिनिमल एक्सेस सर्जरी है। इसमें 3 वर्ड्स हैं, मिनिमल, जी, एक्सेस, सर्जरी। जी, So the incision or the chira cut is minimal. Access means getting into something. So the minimal access we get, the surgery remains the same. सर्जरी चाहे चीरा लगा के करे चाहे एक्सेस छोटा एक्सेस से करे, सर्जरी वही है, बस हमारा जो एक्सेस है, अप्रोच जो है वो चेंज हो जाता है। सो इसमें बिल्कुल छोटा चीरा होता है तो ऑब्वियसली पेन कम होता है और कॉस्मेसिस बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स वैसे ही या उससे बेहतर भी होते हैं। जी बिल्कुल। एक और डिस्कशन में आपने जैसे बताया कि VATS, जिससे हम बात करते हैं वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी, तो ये वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी क्या है और ये कैसे काम करता है? इस वर्ड को यदि आप ध्यान से देखें तो इस वर्ड का पहला ही जो लाइन है वो है वैट्स। फर्स्ट वर्ड इज वैट्स, वीडियो असिस्टेड। वीडियो असिस्टेड, तो वैट्स का मतलब है वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। सो द वर्ड इज वीडियो। वीडियो इज बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड कैमरा। कैमरा अंदर चला जाता है, उससे हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि अंदर हम छोटे छेद से झांक तो सकते नहीं हैं और अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है, तो वो एक कैमरा होता है, उसके साथ एक लाइट सिस्टम होती है, तो वो हमें दिखाता है अंदर का एग्जैक्ट स्टेटस क्या चल रहा है। उसके साथ हमारे वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग एक्चुअल सर्जरी को कंप्लीट करते हैं। सो द टर्म इज़ वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। विद द हेल्प ऑफ वीडियो वी कैन सी इनसाइड एंड डू द सर्जरी। एग्जैक्टली, इससे हम लोग वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी कहते हैं। ये बिल्कुल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का एक टेक्निक है, छोटा चीरा से हो जाता है ये सर्जरी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बात करें ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिज़ीज़ की, तो हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी कॉमन है और बहुत से लोगों में बात करें अगर लंग्स ट्यूबरकुलोसिस की, तो इसके क्योर में हम किस तरह सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस डिज़ीज़ को क्योर करने में सर्जरी हेल्प करता है सर? ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा कंडीशन है जो इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जी। और बेसिकली हमारे रीजन्स में ज़्यादा कॉमन इसलिए है क्योंकि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे कंट्री में या आसपास के कंट्रीज़ में भी। और दूसरा है कि उनका जो सैनिटेशन है, लिविंग का जो हाइजीन है वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से टीबी ज़्यादा होता है। अब है कि टीबी में सर्जरी का क्या रोल है या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का या टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ट्यूबरकुलोसिस के एस्पेक्ट से यदि हम बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये फेफड़े को 2 तरह से असर कर सकता है। फेफड़े को पर से इटसेल्फ, एक जो फेफड़ा हमारा है उसे असर कर सकता है, या फेफड़ा और जो चेस्ट वॉल के बीच का स्पेस है या चेस्ट वॉल है उसको अफेक्ट कर सकता है जी। ट्यूबरकुलोसिस वैसे शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकता है, बट चूंकि हम आज फेफड़े की सर्जरी से संबंधित बात कर रहे हैं इसलिए मैं उस पर ही रहूँगा। तो ये 2 तरह से, जैसे मैंने बताया, फेफड़े को भी कर सकता है और चेस्ट वॉल को या इंटरप्लूरल स्पेस जिसे हम बोलते हैं, फेफड़ा और जो हमारा चेस्ट का ये जो वॉल है इसके बीच एक स्पेस होती है जिससे हम 2 प्लूरा के स्पेस को बीच का स्पेस कहते हैं, उसे हम इंटरप्लूरल स्पेस बोलते हैं। तो जब दोनों जगह ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, तो फेफड़े में जब ये होता है तो कई बार कैविटेटरी लेजन होता है, बट ये पूरे फेफड़े में ऑलमोस्ट अफेक्ट करता है। यदि किसी पर्टिकुलर हिस्से को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसकी वजह से यदि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, जैसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है या ट्यूबरकुलोसिस क्योर नहीं हो पा रहा है, या वो पर्टिकुलरली डिफाइंड एरिया एक बन गया है जहाँ पे कि टीबी का बिल्कुल हाई कैविटेटरी लेजन बन गया है, तो उसे हम काट कर हटा देते हैं। और उसी टेक्निक से जैसे वैट्स कर सकते हैं या रोबोटिक सर्जरी के मेथड से
बिल्कुल एडवांस टेक्निक की मदद से उसे हम हटा सकते हैं। जी बिल्कुल। और यदि वो बिल्कुल इंटरप्लूरल स्पेस में है ट्यूबरकुलोसिस, चेस्ट और चेस्ट वॉल के बीच का स्पेस, तो उस कंडीशन में और भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जैसे कि शुरू में उसमें पानी सा चीज़ भर जाता है, तो उसे हम इनिशियली एक्सुडेट कहते हैं, वो भरता चला जाता है फ्लूइड और धीरे धीरे करके सांस लेने में दिक्कत करता है। उसके बाद का स्टेट होता है कि उसमें इन्फेक्शन आना शुरू होता है, दैट इज़ कॉल्ड, मेडिकल टर्म में उसे हम एम्पाइमा थोरासिस कहते हैं, यानी कि चेस्ट के अंदर पस भर गया है। और वो पस ग्रेजुअली ऑर्गेनाइज होता चला जाता है, ऑर्गेनाइज मतलब थिक होता चला जाता है, और थिक होते होते क्या करता है कि हमारे जो फेफड़े के ऊपर एक परत होती है, झिल्ली सी होती है, उसे हम प्लूरा कहते हैं, विसरल प्लूरा। तो वो यूजुअली बहुत ही इलास्टिक चीज़ होती है, जैसे हमारा फेफड़ा फूलता है वो प्लूरा भी फूल जाता है। बट ओवर द टाइम जब ये प्लूरा ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के लोड से अफेक्टेड होना शुरू होता है, या पस से जब अफेक्टेड होना शुरू होता है, तो इसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, इट स्टार्ट्स बिकमिंग थिक, यानी मोटा होता चला जाता है ये। अब जब मोटा होता चला जाता है तो इसकी इलास्टिसिटी भी लॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये जो फेफड़ा एक्सपैंड नहीं कर पाता है, और एक तरह से हमारे फेफड़े की तरफ चारों तरफ एक दीवार सी बनती चली जाती है, उसे हम इंट्रैप्ड लंग या इनकेस्ड लंग कहते हैं। एग्जैक्टली। तो उस कंडीशन में हमें बेसिकली उस लंग को फ्री करना है और आसपास का जो पस जमा है उसे भी हटाना है या साफ करना है। तो उस कंडीशन के लिए तो वैट्स एक वरदान सा साबित हो रहा है। बिल्कुल। अभी तो मैं काफ़ी सारी सर्जरीज यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे आए हुए 6 महीने हुए हैं बिहार। मैं पहले एम्स दिल्ली में था, तो अभी मैंने काफ़ी सारे 6 महीने में ही मुझे लगता है 25-30 सर्जरीज मैंने वैट्स डिकॉर्टिकेशन सिर्फ कर दिए। इसे मेडिकल टर्म में डिकॉर्टिकेशन कहते हैं। वो पस की सफाई करना और जो फेफड़े के ऊपर जो परत है उसको साफ़ करना। तो उस जो मोटी परत को जब हम काट के हटाते हैं, उस प्रक्रिया को साइंटिफिक टर्म में डिकॉर्टिकेशन कहते हैं। यानी कि वो मोटी सी जो परत बन गई है उसको हटाकर लंग को फ्री करना, बिल्कुल, सो दैट कि वो एक्सपैंड करे। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े पिचकते हैं जी। तो वो जब हम उसे फ्री करते हैं तो वो फूलना शुरू होता है और मरीज का जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होने लगता है। जैसे पस जमा होने की वजह से फीवर आता है, परसिस्टेंट कफ होता है जी, खांसी, इरिटेटिव कफ, खांसते खांसते मरीज बिल्कुल परेशान रहता है। ये सब चीज़ें सर्जरी के दिन से ही ठीक हो जाती है जी। कई दफ़ा तो मैंने देखा है सर्जरी करने के बाद मरीज को फीवर आया ही नहीं, खांसी हुआ ही नहीं जी। मेरे कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सर्जरी किया और अगले दिन से वो बिल्कुल ठीक है। जी और बिल्कुल। उसी दिन हम वैट सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी की ब्यूटी क्या है कि हम उसी दिन मरीज को चला देते हैं, खाना देना शुरू कर देते हैं और वो चलता फिरता दिखता है। हमने सुबह सर्जरी किया या दोपहर में सर्जरी किया, शाम में मरीज हमारे वार्ड में टहल रहा होता है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी वैट्स एंड रोबोटिक्स। इसमें बात करें लाइक पेन की या रिकवरी की, तो ये रिकवरी टाइम क्या होता है और किस तरह, जैसे आपने कहा कि आप सेम डे आप ऐसा देख रहे हैं कि मरीज़ जो है इस स्टेट में, तो आप कैसे इसमें रिकवरी का जो टाइम है ट्रेडिशनल मेथड से ये कैसे अलग है सर? ट्रेडिशनल मेथड में मैंने बताया जैसा कि चीरा बड़ा लगता था जी और हमारे रिब्स, 2 रिब्स के बीच में मसल्स होते जी हैं, उसे हम इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं। तो उस मसल को कट करके जाना पड़ता था। जी। कई दफ़ा रिब क्राउडिंग की वजह से रिब्स को भी काट के जाना पड़ता है, रिकवरी टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो ओब्वियसली जब आप इतना बड़ा चीरा लगा के इतना ज़्यादा कट करके जाएंगे जी बिल्कुल। तो पेन ज़्यादा होगा और हीलिंग का टाइम भी ज़्यादा होगा। जी तो इट इज़ पेनफुल। हीलिंग का टाइम, कॉस्मेसिस तो चलिए सेकेंडरी चीज़ है, बट हीलिंग एंड पेन एक मेजर कंसर्न होता है, जिस वजह से वो मरीज रिकवरी टाइम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने लगते थे। टाइम टेकिंग हो जाता है। यस, लॉन्ग टाइम टेकिंग। और स्पेशली जो आज का परिवेश है इसमें किसी के पास भी उतना टाइम नहीं है ठीक होने के लिए। 2-3 दिन के अंदर अंदर उसे ऑफिस ज्वाइन करना है या जो भी काम करता है उसको वापस जाना है। जी। तो इस तरह के कंडीशंस में वैट्स या रोबोटिक सर्जरी एक वरदान सा साबित हो रहा है, जहाँ पे हम लोग सर्जरी करते हैं, जैसे मैंने बताया, शाम में मरीज को एम्बुलेट कर देते हैं यानी टहला देते हैं जी। खाना देना शुरू कर देते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर होते होते हम लोग एक छाती के अंदर जो ट्यूब डालते हैं ताकि जो अंदर गंदगी या ब्लड जमा हो रही हो या लंग एक्सपैंड होने का टाइम मिले, उसे निकाल देते हैं। बिल्कुल। तीसरे, चौथे, 5वें दिन होते होते मरीज घर चला जाता है। जी। फिर हमारे पास फॉलोअप में 2 वीक के बाद आता है एंड पेशेंट इज़ ऑल गुड टू गो। तो 3 से 4 दिन के बाद वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ अपना कर सकता है। इवन मेरे मरीज थोरेसिक सर्जरी वैट्स किए हुए मरीज फर्स्ट विजिट में यानी कि 7th डे, 8th डे, 10th डे पे खुद बाइक चला कर आते हैं। जी जी बिल्कुल। सर बात करें रोड एक्सीडेंट्स की, अनदर कॉमन थिंग, सो रोड एक्सीडेंट्स में चेस्ट सर्जरी में हम किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं सर?
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक इंडिया में या किसी भी कंट्री में एक मेजर पब्लिक कंसर्न है, जी बहुत बड़ा इशू है। और इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स यंग होते हैं, जी यंग मेल्स मोस्ट कॉमनली होते हैं। तो इसमें चेस्ट जब इंजरी होती है तो दो तरह के बेसिकली हमें कंडीशंस देखने को मिलती है। या तो फेफड़े से हवा निकलकर चेस्ट कैविटी और लंग्स के बीच में भर जाता है, जी जिसे हम मेडिकल टर्म में नीमोथोरेक्स करते हैं। यदि बहुत ज़्यादा होता है, लंग्स को दबाकर हार्ट पे असर करना शुरू करता है, तो उस कंडीशन को हम टेंशन नीमोथोरेक्स कहते हैं। जी दूसरा कंडीशन होता है कि ब्लड निकल करके जमा हो गया फेफड़े के बाहर चेस्ट वॉल के बीच में, जी उसे हम हीमोथोरेक्स या चेस्ट कैविटी हेमाटोमा कहते हैं, लार्ज हेमाटोमा। तो जब वो ऑर्गेनाइज हो जाता है या फिर पेशेंट स्टेबल कंडीशन में नहीं आता है, कई दफ़ा आता है हमारे पास मरीज बिल्कुल बीपी कम है, जी ब्लड इतना बह चुका है कि बीपी कम है। जैसे मैंने कल ही एक ऐसी सर्जरी की है, तो उसमें फिर हमें अर्जेंटली सर्जरी करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में तो फिर हमें चीरा लगा के ही जाना पड़ता है। बट कई बार मरीज आता है जहाँ पे कि मरीज स्टेबल है, बट हमें पता है कि ब्लड उससे निकल रहा है। जी तो उस कंडीशन में फिर हम रोबोटिक या वैट्स करके उसको बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। या फिर जैसे इंजरी हुई, लंग इंजरी हो गई, तो हम यूजुअली ब्लड जब कंट्रोल्ड वे में लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम जी। एक आईसीडी डाल के ही सिर्फ काम चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आईसीडी मतलब एक चेस्ट ट्यूब होता है जिसे हम चेस्ट के अंदर डाल देते हैं, उससे ब्लड बाहर आ जाता है। बट कई बार वो जब क्लॉट ऑर्गेनाइज हो जाता है या बहुत देर से आईसीडी डलती है या कई दफ़ा बहुत रैपिडली क्लॉट कर जाता है, डिपेंडेंट पोजीशन में होता है, तो बाहर नहीं आता है। उसे जी। हम रिटेन, मेडिकल टर्म में रिटेन्ड हीमोथोरेक्स बोलते हैं या क्लॉटेड हीमोथोरेक्स बोलते हैं। और वो ग्रेजुअली ओवर द टाइम इन्फेक्ट होना शुरू होता है। और वो चूँकि बड़ा सा एक क्लॉट बना हुआ है, तो लंग्स को इन्फेक्ट मतलब इन्फ्लेट नहीं, मतलब फूलने नहीं देता है। तो ऑक्सीजन का कमी, खांसी, इरिटेटिव का वो होना शुरू होता है। तो उस कंडीशन में फिर हम लोग वैट्स या रोबोटिक सर्जरी के हेल्प से निकाल सकते हैं। ये तो सर्जिकल एस्पेक्ट हुई। डायग्नोस्टिक में भी काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं इस जी। फील्ड में। जैसे हम आरबीसी सिंटिग्राफी करके एक टेक्निक होता है, उससे देख सकते हैं कि वो ब्लड कहाँ से निकल रहा है, जी कितना अमाउंट में बाहर निकल रहा है। तो ये सब न्यू टेक्निक्स है जिसकी बिल्कुल। मदद से हमें काफ़ी- बिल्कुल, ये तो बात है रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के विषय में। अगर बात करें कैंसर जैसे डिजीज़ में, तो वहाँ क्या क्योर है और वहाँ किस तरह हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्जरी में सर? लंग कैंसर या लंग में किसी तरह का नोड्यूल या गांठ जिसे हम बोलते हैं, वो दो जी। तरह का होता है। एक तो आपने जो बताया कैंसर, जी दूसरा होता है बेनाइन कैंसर, बेनाइन कंडीशन, जी जिससे हम मतलब ट्यूमर है बट वो कैंसरस नहीं है, बट एक ट्यूमर है, नोड्यूल है, नोड है। तो उसमें तो हम नॉन एनाटॉमिकल डिसेक्शन या वेज डिसेक्शन वैट्स से या रोबोटिक सर्जरी की मदद से कर सकते हैं। बिल्कुल। बट जब कैंसर होता है तो फेफड़े का हमारे अलग अलग हिस्से होते हैं जिसे हम मेडिकल टर्म में लोब्स बोलते हैं। तो जब हम ट्यूमर होता है किसी एक पर्टिकुलर लोब में, तो उस पूरे हिस्से को हटाना पड़ता है, उसे हम लोबेक्टमी कहते हैं। सिर्फ उतने से कई दफ़ा काम नहीं करता है। कई दफ़ा हमें सिस्टमैटिक लिम्फ नोड डिसेक्शन करना पड़ता है। उसमें लिम्फ नोड होते हैं जहाँ से ट्यूमर ड्रेन करता है ब्लड जी लिम्फेटिक्स के थ्रू, वहाँ नोड्स होते हैं। नोड्स वैसे जगह को कहते हैं जहाँ पे कि ट्यूमर सेल्स को फिल्टर करती है बॉडी, बाकी जगह ना जाए वहीं पर रोकने की कोशिश करती है, कई मोस्ट ऑफ द टाइम रोक भी लेती है। तो हमें उन सारे अफेक्टेड नोड्स को भी हटाना होता है, अफेक्टेड अनअफेक्टेड सारे नोड्स को हटा देना। दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक लिम्फ नोड डिसेक्शन इन जी। लंग कैंसर। तो पहले ये सब जो तरीके थे सर्जरी के, ये सिर्फ चीरा दे के ही हो पाता था। अभी के टाइम में वैट से, यानी वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी की मदद से या रोबोटिक सर्जरी के हेल्प से, ये बहुत ही आराम से मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स हो जाता है। और रिजल्ट्स की जहाँ तक हम बात करें, साइंटिफिक डेटा की, एनालिसिस की, जो पब्लिश डेटा है या हम जिसे सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस के टर्म पे देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल है, या फिर जो स्टडीज़ हुए हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, जी। जिसे हमारा स्टडीज़ का स्टैंडर्ड होता है तो उसमें जो आउटकम है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, एंड इवन सम स्टडीज हैव फाउंड कि दिस इज़ इवन बेटर बिकॉज द विजन इज़ बेटर दिखाई पड़ता है और बेटर प्रिसीजन के साथ हम वो सर्जरी को कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो टॉक अबाउट एआई, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग इन द सर्जरी, और ये किस तरह काम करता है? AI is currently actually the most talked Yeah. topic। लोग सबसे ज़्यादा AI के बारे में आज बिल्कुल। बात कर रहे हैं। AI चूँकि दुनिया में हर चीज़ में आ गया है, तो ऑब्वियसली सर्जरी में तो आना ही था। जी तो AI का बेसिकली
चेस्ट सर्जरी में दो रोल हैं चेस्ट सर्जरी या सभी सर्जरीज में। वन इज़ डायग्नोस्टिक, वन इज़ थेरेप्यूटिक। मतलब डायग्नोसिस बनाने में, बीमारी के बारे में जानने में, और दूसरा है सर्जरी के बारे में, सर्जरी में कैसे वो हेल्प कर सकता है या कर रहा है। तो डायग्नोस्टिक में भी बहुत रोल है। जैसे कि जब हम एक्सरे करते हैं तो एआई बेसिकली क्या है, एआई एक डेटा सिस्टम है। डेटा को हम उससे फीड करते हैं जी, उससे वो इंटीग्रेट करता है अपने अंदर, उसको एनालाइज करता है, उसके न्यूरल नेटवर्किंग होते हैं, मशीन लर्निंग एक एस्पेक्ट होता है बिल्कुल। एंड डीप लर्निंग एक एस्पेक्ट होता है। जी, तो उसकी वजह से उसके जो हमने उसे डेटा फीड किया उससे वो समझता है कि ओके ये क्या है, और ऐसा है तो क्या है, वैसा है तो क्या है। तो वो डेटा हमने ही उसे फीड किया है। तो एक कोई भी डॉक्टर है या कोई भी ह्यूमन बींग है, वो ह्यूमनली अपने लाइफ टाइम में बहुत से बहुत 10,000 1,00,000 एक्सरेज या सीटी स्कैन देखेगा डायग्नोसिस के लिए। बट एआई को हम एक बार में मिलियंस, करोड़ों, खरबों में एक्सरेज एंड सीटीज अपलोड कर सकते हैं, और वो बहुत प्रिसाइसली डिटेक्ट करने लग गया है। जी, तो छोटे से छोटे नोड्यूल को भी एआई की मदद से कई दफ़ा एक्सरे या सीटी स्कैन में डिटेक्ट कर ले रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसे हम और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू इंटीग्रेट कर रहे हैं। गामा कैमरा का हेल्प से और भी ज़्यादा हम उसे प्रिसाइज डायग्नोस्टिक मॉडलिटी में यूज़ कर रहे हैं। जी, ये तो थी डायग्नोसिस की बात, ट्यूमर डिटेक्ट करने की बात, या फिर प्लूरल कंडीशंस जो थिकनिंग है, कहाँ पर ज़्यादा है कम है, वो भी एआई की मदद से बिल्कुल अच्छे से पता चलता है। बिल्कुल। अब हम यदि इसके सर्जिकल एस्पेक्ट पे आएँ, मतलब सर्जरी पे आएँ कि सर्जरी में क्या रोल है एआई का, तो सर्जरी कई दफ़ा एआई हमें गाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी, जैसे हम सर्जरी कुछ कर रहे हैं और हमने उस पेशेंट का सीटी स्कैन ऑलरेडी एआई में लोड कर दिया, तो एआई को पता है कि यहाँ से कौन सा खून का नस या नस गुजर रही है। जी, जी, तो हम बिल्कुल। जब उस नस के आसपास पहुँचते हैं या खून की नस के आसपास पहुँचते हैं, तो एआई कैन गाइड अस, हिंट अस कि आप अब इस खून की नस के करीब जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो काफ़ी तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि ओके, तो वो जो इंजरी का रिस्क है या कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है, वो एआई की मदद से Minimal. कम हो रहा है। That डेफिनेटली, is actually डेफिनेटली। helping us wonderfully. एंड इट वाज एन अमेजिंग डिस्कशन विथ यू सर। वी गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स। तो इतनी सारी जानकारी के लिए और तमाम चीज़ें जो आपने शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. हम बात कर रहे थे डॉक्टर रवि रंजन कुमार से, और कार्यक्रम पहुंच तकनीकी के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। Thank you.